नमस्कार। हमारा वीकली प्रोग्राम आनंद वर्धन जी के साथ हमेशा की तरह मैं इनसे पॉलिटिकल इश्यूज पर बात करता हूँ। आनंद, जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ते की तरह फिर से इस बार मैं आपसे कुछ और बात करना चाह रहा था, लेकिन कल फिर से राहुल गांधी की एक स्पीच हुई है पार्लियामेंट में, जिसके बारे में तरह-तरह की अभी एनालिसिस चल रही है। तो मैं उसी विषय पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं उनके जो उन्होंने इश्यूज़ उठाए थे, बजट को लेकर, अब वो भले ही अपने किसी तरीके से उन्होंने ये बात छेड़ी थी, तो राहुल गांधी ने अपनी तरह से कल काफ़ी इश्यूज़ उठाए आनंद, और उन्होंने मेरे हिसाब से एक तीर मारा जिससे उनके 2 निशाने थे। एक तरफ तो वो माइथोलॉजी को लेकर चलते रहे, जो पिछली बार भी उन्होंने शुरू किया था कि डरो मत और अभय मुद्रा, और वहीं से उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट किया। और फिर वो आगे चक्रव्यूह पर, किस तरह से 6 लोगों का एक चक्रव्यूह बना है जो मिडिल क्लास को बिल्कुल उन लोगों ने निचोड़ के रख दिया है। और फिर उन्होंने शिव जी की बारात का भी जिक्र किया। वो एक तरह से इंक्लूजन का था कि सबका साथ लेकर चलना चाहिए। तो ब्रॉडली उन्होंने हिंदुत्व पर भी हमला किया और हिंदुइज्म और हिंदुत्व का उन्होंने डिस्टिंक्शन किया। फिर वो 6 लोगों की उन्होंने बात की, किस तरह से वो चक्रव्यूह के अंदर हैं। तो आनंद, सबसे पहले मैं आपकी इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि मिडिल क्लास को लेकर जो राहुल गांधी ने कल कहा, और काफी डिटेल में भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से मिडिल क्लास अब सफर कर रही है। आनंद जी। अजय, थैंक यू सो मच। अजय, एक दो चीजें तो पहले मैं इसका जो मैं बैकग्राउंड जैसे देख रहा हूँ। जी। एक तो बहुत एक क्लियर ये हो गया है, और वो शायद आज मैंने चेतन भगत का आज या कल कोई कहीं निकला है, और नो, मैं चेतन भगत को हालांकि मैं बहुत हाईली रेट नहीं करता हूं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ राइटिंग उनकी एवरेज है, कोई बहुत जितना जितना उनको नाम शायद ज्यादा मिल गया है, क्योंकि तो उन्होंने एक बात हालांकि कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस समय क्या है कि ही इज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो उनका उनकी एनोलॉजी ये है कि 2013 में जब देश में एक इस तरह का एक वातावरण बन गया था कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, देखिए लूट हो रही है, 2G कोल स्कैम, उस समय मोदी जी ने उसका फायदा उठाया था। और मोदी जी वहां ये लेके आ गए थे कि देखिए, मैं आके सब ठीक कर दूंगा, 15 लाख रुपया ले आऊंगा, सबके खाते में पहुंचा दूंगा, सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तेल जो है वो पानी से सस्ता मिलने लगेगा, गैस सिलेंडर फ्री में, कुछ कुछ इस तरह की उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। 5 साल तक लोगों को लगा कि ये ठीक है, फिर लोगों को लगा नहीं, शायद टाइम दे दो, ये थोड़ा ये आदमी तो अच्छा है, इधर उधर फंस गया, देखो पुलवामा उलवामा भी कर दिया, वो इसने खूब मुसलमानों को मारा, उसको एक मौका और दे। लेकिन अब उनकी पोल पट्टी खुल गई है, और इस समय उनको कहना है कि राहुल गांधी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से आम आदमी की बात उठा रहा होता, वो अपने आप ही यहाँ पे आ जाता। और वो इस समय इट इज सो हैपनिंग, इट इज राहुल गांधी जो एक आम आदमी की बात उठा रहे हैं। मैं एक एक छोटी सी बात थोड़ी माइथोलॉजी पे इसलिए कर लूं, क्योंकि वो लोगों को समझने के लिए रेलिवेंट है। राहुल गांधी अभी से नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी आज पिछले 1 वर्ष से एजेंडा वो सेट करते हैं, रिएक्शन बीजेपी करती है। अब होता क्या है कि बीजेपी क्या ये है कि जो सेट फॉर्मेट है उससे वो खेलते नहीं है। माइथोलॉजी पे जब राहुल गांधी शिव जी की बात करते हैं, या चक्रव्यूह की बात करते हैं, या पद्म व्यूह की बात करते हैं, तो एक चीज और समझना चाहिए, वो उतना पढ़ के ही आदमी बात कर पाएगा। मैं बिना पढ़े आदमी नहीं बात कर सकता है। बिना पढ़े अगर आदमी बात करेगा तो नालंदा को, अरे तक्षशिला को वो बिहार पहुंचा देगा। फिर वो गुरु नानक और कबीर और गुरु गोरखनाथ को एक साथ बिठा देगा। ये बिना पढ़ फर्क क्या है कि ये पढ़ा हुआ आदमी है। तो पढ़ा हुआ आदमी है तो मैथोलॉजी जैसे, क्योंकि देखिए आप एक चीज और समझिए, दे वांट कि अगर माइथोलॉजी को लेके आप कुछ बात कर रहे हैं और उसमें इतना भी अगर कहीं आप इधर उधर हुए, तो वहां पे लोग तैयार हैं बिल्कुल तलवार निकाल के गला काटने को। वो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, हर वैसे भी डिफिकल्ट। तो एक तो राहुल गांधी अपना नैरेटिव कर रहे हैं ठीक से, अगर वो पढ़े हैं तो उस पढ़ने का ज्ञान आज समझ में आ रहा है। अब रही आपकी बात मिडिल क्लास की, हालांकि मेरे लिए उससे इंपॉर्टेंट भी इश्यूज थे, लेकिन मिडिल क्लास को हम और आप जब से बजट देखना शुरू किए, जब हम लोग
नौकरी में आ गए, और फिर थोड़ा उससे पहले भी बजट आता था, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो बजट का सबसे इंपॉर्टेंट होता था नई ट्रेन कौन सी चली, क्योंकि साल में भले ही एक दो बार आप ट्रेन में चढ़ते थे, लेकिन ये भी था कि नई ट्रेन कौन, ये आपका सबसे बड़ा कंसर्न होता था। जब नौकरी में आए तो थोड़ा कि ये इनकम टैक्स में रिलीफ कितनी मिली। अब अपना उस समय कुल तनख्वाह उस समय 1200-1500 रुपया 1980 में होती थी, 1500-2000 रुपया, उसमें भी बड़े परेशान रहते थे कि इनकम टैक्स कितना होगा, क्या कटेगा, वो बड़ा ध्यान से। फिर आ गया टीवी का जमाना, पूरा बजट इसलिए सुनते थे कि इनकम टैक्स क्या अनाउंस होगा, अगर आपको याद हो। नो, ये बातें मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आज धीरे 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 करते करते आज आप वहां पे आ गए हैं जहां अभी भी मिडिल क्लास और जो टीवी देखता है, टीवी देखने वाला क्लास को सबसे ज्यादा ये रहता है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, उस पर कितना कम ज्यादा हो। और जो कल राहुल गांधी ने कहा कि मिडिल क्लास जो इनके साथी थे, जो इनके साथ खड़े थे, इनकी उन्होंने नहीं कहा, मैं जो कह रहा हूं, इनकी फैक्ट्री के रिटेलर्स जो थे, जो आईटी सेल का जो झूठ आता था, उसके जो थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी थे जो केवल इसको आगे करते थे, वो सब व्यापारी आज सकते में है, क्योंकि एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों को मिडिल क्लास जो है, ये इसको आम मजदूर से कोई मतलब नहीं, किसान को आपके इस एलटीसीजी और से नहीं है, लेकिन जो लोग ये टीवी देखते हैं, जो लोग ओपिनियन मेकर हैं, जो इनके आईटी सेल के बहुत एग्रेसिव रिटेलर्स हैं, उन सबको इससे दिक्कत है। और जिसको राहुल गांधी ने ठीक से कहा कि पीठ में भी खंजर मारा और छाती में भी खंजर मारा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी हम तुम्हारे चमड़ी उधेड़ लेंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मिडिल क्लास इस समय सकते में है, वो भक्त सकते में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो भी इंडस्ट्री, मैं हालांकि शेयर मार्केट देश के फाइनेंस को कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन जो एक जनरल मूड है इन दोनों हरकतों से, उसमें हालांकि शेयर मार्केट फिर भाग रहा है, बिना किसी कारण के शेयर मार्केट फिर भाग रहा है, तो वो तो आप समझ सकते हो केवल ऑपरेटर्स चला रहे हैं। सुबह 1000 पॉइंट नीचे, शाम तक 1000 पॉइंट ऊपर, तो अगले 4-5 घंटे में कोई ऐसा तो हो नहीं जाता है कि कहीं से बम गिर गया या कहीं से आपने आक्रमण कर दिया, लेकिन वो ऑपरेटर के हाथ में है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को भी अब समझ में आ गया कि इनके पास कुछ नहीं है, ये ना विजन है, ना प्लानिंग है, केवल बड़ी बड़ी बातें कि अब 2047 में हम 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, और फिर लोग आके टीवी डिबेट करते हैं कि हम दुनिया की 1 नंबर हो जाएंगे। अरे भैया, जब 47 में तुम 30 ट्रिलियन हो गए, तो आज जो 25 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है वो क्या पीछे कम करने लगेगा क्या? अमेरिका अगर 25 ट्रिलियन पे आज है तो वो 47 में क्या वो 2 ट्रिलियन हो जाएगा? लेकिन बहस करेंगे टीवी पे आके कि नहीं नहीं, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो मेरे ख्याल में मिडिल क्लास को धक्का लगा है, और अभी सकते में है, कुछ गुस्सा भी है और कुछ सकते में। अजय जी, जी, बिल्कुल सही बोला आनंद। इस बार निराशा नहीं है, लोगों को गुस्सा है बजट से। और बहुत से मेरे ऐसे जानने वाले हैं, जैसा आपने कहा, जो अब तक मोदी जी के साथ थे 10 सालों से, वो इस वक्त जमकर गाली दे रहे हैं। मतलब वो सोशल मीडिया पर पहुंच चुके हैं। ये मेरे खुद के जानने वाले हैं। तो जैसा राहुल गांधी ने कहा कि ये पूरी की पूरी मिडिल क्लास जो एक वोट बैंक है का, वो आने वाले इलेक्शन में ये अलग हो जाएगी। तो क्या इस बात का भी मोदी जी को ये डर नहीं है कि ये एक वोट बैंक है, और अब तो 2-3 राज्यों के चुनाव भी आ रहे हैं, तो वहां पे तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, और फिर भी वो इसको पुश किए जा रहे हैं। ऐसा किस लिए, आनंद? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना अजय कि इन लोगों का कनेक्ट खत्म हो गया है। पहले भी कनेक्ट नहीं था, लेकिन लोगों को बेवकूफ बना लेते थे। आप मुझे ये बताइए, मुझे ऐसा लगता है, मतलब क्योंकि मैंने जिन लोगों को के साथ पॉलिटिक्स की, जिन लोगों को पॉलिटिक्स में करीब से देखा, उनके लिए ईमानदारी से बताऊं, जैसे नवरात्र में मुझे नहीं मालूम आपके घर में कितनी पूजा होती है, लेकिन नवरात्र में, दिवाली में, एक जैसे दिवाली है, दिवाली वाले दिन सुबह से आपके घर में कुछ एक्स्ट्रा होने लगता है। भाई जूता पहन के इधर से मत आओ, पोछा लगने लगता है, कुछ फूल उलाते हैं, अल्पना बनने लगती है, लक्ष्मी जी के पैर बनने लगते हैं, जनरल एटमॉस्फेयर हो जाता है। नवरात्र के समय चूंकि मैं बंगाल रहा हूं उस समय 5-6 साल, तो पूरा बंगाल नवरात्रमय हो जाता है। मतलब दी एंटायर, आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये पूरा नवरात्रमय हो गया है।
उसी तरह से मैं इस बात को इसलिए रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जब आप जब मोदी जी की बात करते हैं, इन लोगों की बात करते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि भाई मोदी जी आए थे तो हमें ये रिलीफ मिलनी चाहिए। वो एक एक ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात होती है। वो एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा है। वो किसी भी तरह से दूर-दूर तक मेरे हिसाब से वो एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा है। और उसका जो जो अजय आप पूछ रहे हैं ना कि आज उसका कनेक्ट नहीं है ये इलेक्शन। देखिए, और ये भी सही बात है कि इस पार्टी को केवल एक भाषा समझ में आती है, वो चुनाव। उसके अलावा इस पार्टी को कोई भाषा ही समझ में नहीं आती। लेकिन जो ये काम अभी कर रहे हैं, अगर आप शरद पवार को जाके महाराष्ट्र में गाली दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से शरद पवार उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचे हुए हैं कि जहां पे शरद पवार के विरोधी भी उनको गाली नहीं देंगे। छगन भुजबल जो उनके साथ थे, उन्होंने जरा सा उनकी कंस्टिट्यूंसी में जाके कह दिया था कि जब भाई ये मीटिंग थी तो शरद पवार आए नहीं थे, माफी मांगने जाना पड़ा था। ये सबने देखा था कि खुले उसमें जाके 2 घंटा वहां, मतलब वो है हाथ पैर जोड़ के माफी मांग के तब आए थे। और अमित शाह जैसा व्यक्ति जो बहुत ही एरोगेंट है, जिसका जिसका पूरा रोम रोम से एरोगेंस टपकती है, वो व्यक्ति अगर शरद पवार को गाली दे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग इनका कनेक्ट है कहीं बीजेपी आम आदमी से? ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये कनेक्ट बिल्कुल मिसिंग है। अग्निवीर पे ये इतना हल्ला, इतना स्टिक अभी भी कर रहे हैं। हरियाणा में अग्निवीर, जैसे हिमाचल में अग्निवीर विधानसभा इलेक्शन में वाज अ फैक्टर, हरियाणा में ऑल्सो अग्निवीर इज गोइंग टू बी अ फैक्टर, क्योंकि वहां वहां बहुत से लोग उसमें मतलब सेना में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका ये जो कनेक्ट है, पहले भी नहीं था, लेकिन पहले ढका पुतपा था, बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती थी। भाई अजय, आपको एक थोड़ा 1 मिनट लूंगा, लोगों को, दर्शकों को समझ में आ जाएगा। पार्टी विद द डिफरेंस थी, यहाँ झगड़े नहीं होते हैं। अब यहाँ खुलेआम नमस्ते प्रणाम भी नहीं होता है, हो गए अपने घर के, मैं हूं, निकल जाओ कोई। आपने तो कल देखा सारे लोगों ने वो नमस्ते नहीं किया गया। जो कर रहा है कर लो। वो आके यहाँ रो रहे हैं, वो भागे जा रहे हैं। उन्होंने, हमारे यहाँ योगी जी ने उनको, पल्लवी पटेल को चाय पिलाई तो ये फिर भाग गए दिल्ली पापा से कंप्लेन करने। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एमएसटी का टिकट, एमएसटी बनवा लिए क्या? मेरा कहना है ये कितना झगड़ा हो रहा है, कितना झगड़ा हो रहा है। और इनका तो झगड़ा पहले भी था, लेकिन उसको इन लोगों ने तो एक दूसरे के ऊपर एक ने चप्पल और एक ने वो लेके, हमारे संत कबीर नगर में एमपी साहब और एमएलए साहब एक दूसरे के ऊपर चप्पल और जूते लेके एक दूसरे को मारपीट कर रहे थे। लेकिन उस समय बीच बचाव हो गया था। लेकिन आज सारे झगड़े आ गए हैं, कनेक्ट पहले भी नहीं था, लोगों को अब इनकी असलियत पता लग गई है, ऐसा मुझे लगता है। अजय जी आनंद, अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। वो है इंक्लूजन पर, ओबीसी और दलित्स को लेकर, जो कल राहुल गांधी ने कहा। ये निर्मला सीतारामन का कल ये फोटो काफी वायरल हो गया। ये एक्चुअली ये शर्म से मुंह नहीं छुपा रही हैं, ये हंस रही थी राहुल गांधी के उस वक्तव्य पर, देश का हलवा। ये आज वायरल हुआ है, जिसमें राहुल गांधी ने बात किया था कि जब आपने हलवा बनाया था बजट के पहले, तो 20 लोग थे, और उसमें से जब फोटो खींची गई तो एक भी ओबीसी या दलित उसमें नहीं था। खैर, ये उनका तरीका था, ये राहुल गांधी का तरीका था, लेकिन वो एसेंशियली ये कह रहे थे कि जो इंक्लूजन है सारी जातियों का, वो कहीं बीजेपी में नजर नहीं आ रहा है। और यही वो जाति जनगणना से कह रहे थे कि हम जब आएंगे तो आप देखिएगा, हम ये जरूर कराएंगे कि हमें पता होना चाहिए कितने लोग हैं। अब ये जाति जनगणना कई जगह हो चुकी है, लोग कहते भी हैं कि ये डबल एज सॉर्ड है, कि अगर आप इसको लेंगे तब भी आप मुसीबत में आ सकते हैं, और नहीं लेंगे तब भी। तो आनंद, इस पॉलिसी पर आपका क्या विचार है आनंद? नहीं, देखिए, मैं इंक्लूजन वाले पे पहले मैं जरा इनकी भाव भंगिमा पे बोल दूं। निर्मला जी की, निर्मला जी हंस नहीं रही थी। निर्मला जी का जो एक्सप्रेशन था वो रिडिक्यूल कर रही थी। जैसे अब तुम कुछ कहोगे, क्या है, क्या क्या मतलब, मैं दी एक्सप्रेशन वाज दिस, क्या मतलब अजय, क्या मतलब। तो शी वाज रिडिकुलिंग इट, द एक्सप्रेशन वाज नॉट ऑफ लाफ्टर, इट वाज टू रिडिकुल। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों को कल राहुल गांधी ने
देखिए पब्लिक लाइफ में कोई किसी को आके डंडा तो मारने नहीं लगता है। पब्लिक लाइफ में अगर राहुल गांधी ने कहा ये हंसने की बात नहीं है, तो ये शायद इसकी गूंज और इसका दर्द तमाचे से ज्यादा था। आज का मैं एक आपको पता मतलब टुडे व्हाट हैपेंड इन राज्यसभा। भाई एक रेल हादसा हुआ है, लोग उसमें मरे हैं। वायनाड में एक लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें लोग मरे हैं, 25 लोग मरे हैं। तो खड़गे जी इस बात को राज्यसभा में कर रहे हैं कि ट्रेन का हुआ है और ये वायनाड। तो जो धनखड़ की आदत है, धनखड़ जी की आदत है ना कि बोलने ही नहीं देंगे, नहीं नहीं मुझे पता है, आपसे मेरे पास फोन आ गया था। तो वो ये दिखा रहे थे कि मेरे पास फोन आ गया था रेल मंत्री का, आपको क्या पता, मुझे तो सब पता है। और ये कहने के बाद जब ये हो गया तो वो और मंत्री इस पे मतलब वो कर रहे थे क्या ये अजय बता रहा है, मुझे बता रहा है कि ये। तो खड़गे ने उनको पकड़ा। खड़गे ने कहा कि आप लोग मतलब खड़गे इन नो अनसर्टन उन्होंने कहा कि लोग मर गए हैं और आप लोग हंस रहे हैं, आप में सब अब बिल्कुल नहीं 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 हमारा हम तो ये अच्छा मतलब वो तुरंत उसमें आ गए, सकते में आ गए। तो अब तो इनको हंसना तो नाप के पड़ेगा और रो ये सकते नहीं। अजीत का एक डायलॉग हुआ करता था कि ये ऑक्सीजन इतनी दूंगा कि मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा और जीने भी नहीं दूंगा। अब ओम बिरला जी उतना मुंह फुला के ऐसे भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कह दिया गया। तो अब आप ओम बिरला की भाव भंगिमा देखिए। आपने 10 साल में, अगर मैं दर्शकों से भी कहूंगा जो भी दर्शक इसको देख रहे हो, कि निर्मला सीतारमण जी की इस तरह की हंसती हुई फोटो पिछले 10 साल की अगर कोई निकालें तो मैं एक अपनी किताब जरूर उनको दूंगा फ्री में। आप अपना ना उनकी पुरानी फोटो हंसते हुए पार्लियामेंट में निकालिए, पार्लियामेंट के अंदर, और ये जो भाव भंगिमा थी, जो कल कितना हंस रही थी। और बिरला जी जो पहले मार गुस्से से लाल पीले विपक्ष में होते थे, जब से राहुल गांधी ने उनकी उस जो वो अक्यूप्रेशर नहीं होता है, अक्यूप्रेशर में क्या होता है, एक अक्यूप्रेशर होता है और एक और होता है जो मुझे नाम नहीं मालूम है, एक पद्धति है जहां पे पिन से उसको करते हैं, ऐसे पिन करते हैं तो पिन से वहां उसको भी एक वो भी एक कोई बीमारी को ठीक करने का है। तो जब से वो वाला किया है कि उनके सामने नतमस्तक हो रहे थे और मेरे सामने वो हो रहे थे, तो उसने वो अक्यूप्रेशर नहीं, जो भी जो पिन वाला काम कर दिया है। तो अब इनका भी थोड़ा थोड़ा भाव भंगिमा अब गुस्से वाली नहीं रहती। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा था, आपको अच्छा लगे या न लगे, ये इंक्लूजन की बात तो है ही, वो लोग वंचित तो हैं ही। हम और आप इसको जितना भी डिफेंड करें, वी कैन नॉट डिफेंड इट। इट इज अ इनडिफेंसिबल थिंग वेयर वी मस्ट एडमिट कि उनके साथ जाती हुई है, और जो इस स्थिति में है जहां पे वो पॉलिसी डिसीजन ले सकता है, उसको बिल्कुल इसके बात में सोच विचार करके विमर्श करके उनको वो स्थान देना चाहिए। मैं एक बात ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कल एक और चीज एक्चुअली क्या है, मुझे लग रहा है कि ये लोगों का शायद समझ में गड़बड़ी है। ओम बिरला जी जितना कहते हैं कि ये पोस्टर नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ, वो जितना कहते हैं पोस्टर मत दिखाओ। अजय, हम और आप जब स्कूल में पढ़ते थे या बचपन में थे, तो हम लोग, अगर आपसे कहा जाए ना कि वो वाली पिक्चर मत देखना, वो एडल्ट मूवी है, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उस पिक्चर को तो देखना ही था, क्योंकि ये लगता था है क्या इसमें। ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। तो अगर आप जैसे कहेंगे वो नहीं फोटो, नहीं फोटो, तो वो कहीं पे भी वो फोटो तो बाहर आ ही गई। तो शायद अगर वो उस पर कुछ नहीं बोलते, तो अगर उसको 10 लोग देखते, तो अब कर्टसी ओम बिरला उसको कम से कम 1000, मतलब 10:1000 का डिफरेंस, 10:100 का नहीं है। उसी तरह से जैसे जब मोदी जी ने मंगलसूत्र किया था, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो सबने पढ़ लिया था। सब लोग ढूंढ रहे थे कि मुसलमान को मंगलसूत्र किया, ये कहां है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका ये वाली पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई हो, तो वो कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी अपने विपक्षी के हाथ में दे देते हो, विच इज वो, क्योंकि ये बड़े दिल के लोग नहीं हैं। तो वो मुझे बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं, इंक्लूजन होना चाहिए, उससे अच्छा कुछ नहीं था। हलवा जब बट अच्छा, हलवा भी रूपक, ही वॉज यूजिंग इट इन 2 ways। हलवा
हलवा मतलब जो देश का जो भी कुछ है वो आपस में सब बांट ले रहे थे। और दूसरा ये था कि हलवा तो वो उसको हिंदी में तो रूपक बोलते हैं, जो सिबली के रूप में उन्होंने उसको बहुत ही, मतलब आई मस्ट एडमिट कि राहुल गांधी तो अब रेडी विट हो गए हैं। ये तो ही इज फिट फॉर एज अ लॉयर, क्योंकि जो तुरंत चाहिए वो उनके पास तुरंत है। A1 A2 मतलब उससे अच्छा तो A1 A2 से अच्छा तो मुझे दिखा नहीं। इससे अच्छा नामकरण, और उस नामकरण का देने का जो सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाएगा वो बिरला जी को दिया जाएगा। A1 A2 का नामकरण तो उन्होंने ने दिया। जी। ठीक है जी। आनंद, ये जहां तक पार्लियामेंट्री स्पीकिंग की बात है, राहुल गांधी ने तो बहुत तरक्की की है, लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वहां पे सिर्फ चुनावी भाषा ही लोगों को आती है या चीखना चिल्लाना, तो वो सब बैकफुट पे चले गए। मेरे को इस वक्त कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं लग रहा कि इनके बीजेपी के यहाँ हो जो उठकर कहे चलिए मैं काउंटर करता हूं राहुल गांधी को। वो चीखते चिल्लाते रहेंगे, लेकिन कोई भी उठ के सेंसिबली बात इस समय पार्लियामेंट में नहीं कर रहा है। तो ये साफ साफ देखने को मिल रहा था कल। और अब मैं आता हूं तीसरे जो मैंने लिस्ट किया है टॉपिक, वो है किसानों के बारे में। अरे इससे तो आप बहुत किसान मूवमेंट से जुड़े ही हुए हैं, आपको सब मालूम ही है। तो इन्होंने किसानों को लेकर काफी बड़ा यहाँ पे ओम बिरला जी ने किया था कि आप मिले थे। तो राहुल गांधी का केवल ये कहना था कि वो केवल आपसे एमएसपी मांग रहे हैं और वो आप दे नहीं रहे हो। ये स्लाइड मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि सब कुछ देश में ठीक चल रहा है। पिछले 8 सालों में 1 लाख से ज्यादा सुसाइड हो चुके हैं। 2022 में 11,290 फार्मर डेथ हुई थी, क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, उनको हमने पैसा भी दे रहे हैं किसानों को और सब ठीक ठाक चल रहा है, ये लोग ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। ऐसे ही शोर नहीं मचा रहे हैं, फार्मर्स में बहुत बड़ा डिस्ट्रेस चल रहा है, प्राइसिंग की प्रॉब्लम चल रही है, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। तो राहुल गांधी ने ये बात कल उठाई थी। तो इस बारे में फिर वो आगे भी आ गई कि वो किसान लोग मिलने आए थे, वो आगे मैं आपसे बात करूंगा। बट फार्मर्स को लेके ये क्यों इतनी अड़ी हुई है सरकार इस छोटी सी बात को लेके? आनंद। हाँ, मुझे दो चीज लगती हैं अजय, और एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करूं कि आपको सुन के ताज्जुब होगा कि सरकार के जो 4-5 जो सबसे ताकतवर मंत्री हैं, मोदी जी को छोड़ दीजिए, उसके बाद राजनाथ सिंह अपना जो डिक्लेयर किए हुए हैं वो अपने को किसान बोलते हैं, ही इज अ फार्मर। अमित शाह अपने उसमें डिक्लेयर किए हुए ही इज अ फार्मर, एग्रीकल्चर इज दी उनका प्रोफेशन जी, अमित शाह। गडकरी जी इज अ फार्मर। मतलब मैं ये बात कर रहा हूं कि ये वो सारे लोग जो हैं ये सब लोग फार्मर हैं। अच्छा, अब ये इस तरह के फार्मर हैं तो इनको एमएसपी से क्या लेना देना? इनका तो फार्मर इसलिए है क्योंकि किसी और चीज को सफेद को काला, काले को सफेद, वो फार्मर से ज्यादा वॉशरमैन है। मतलब वॉशिंग मशीन लगा के जो साफ करते हैं कपड़े, दाग हटाते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं दो चीजें देखिए, मैं इसको क्योंकि समय भी नहीं है और शायद ये फोरम भी नहीं है, और शायद मुझसे बेहतर बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो उसको बेहतर ढंग से कहेंगे। इस पे तमाम बार बात हुई है। जो एमएसपी के विरोध में है उनका कहना है इट इज इम्प्रैक्टिकल, और दूसरी बात वो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया था। ये दो बातें इसके एमएसपी के अगेंस्ट में आती है। व्हाई कांग्रेस इज नॉट गिवन अ लीगल गारंटी। तो पहले कांग्रेस की बात कर लें। अगर कांग्रेस ने कोई बात गलत की थी, हम उस डिबेट में नहीं जा रहे उस समय क्या था, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें हैं, कब स्वामीनाथन आया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने अगर गलती की थी तो क्या आज 10 साल से मोदी सरकार है तो केवल इस वजह से नहीं दिया जाए कि उन्होंने नहीं दिया था? ये तो कोई लॉजिक नहीं। अब आते हैं दूसरी बात पे कि एमएसपी इज फीजिबल और नॉट। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सरकार को, और सरकार अगर को लगता है कि एमएसपी इज नॉट फीजिबल, लेट अस वी गो विद द लॉजिक ऑफ, सरकार को लगता है ये बिल्कुल वो है, एमएसपी कहां से देंगे, तो आप सेशन बुलाइए ना, आप कहिए कि वी विल डिस्कस इट आउट, हम थ्रेड बेयर डिस्कस करेंगे। और हम इसको एयर कर रहे हैं, हम तो अब तो पार्लियामेंट में एयर किया जा रहा है। आप इस पे एक दिन नहीं, आप इस पे एक हफ्ता चर्चा करिए। आप कहिए कि आप कन्विंस करिए कि कैसे हो सकता है। और
भाई ये जो इसके पक्षधर है सबके पास डेटा है, ये कोई बिना डेटा के थोड़ी बात की जा रही है, एंड इट इज प्रैक्टिकल, इट इज पॉसिबल। तो कम से कम चर्चा तो कीजिए ना, आप चर्चा भी करने को नहीं तैयार है। अब जब आप चर्चा भी करने को नहीं तैयार हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वो सोची समझी जो क्योंकि वो जो 3 किसान कानून आए थे वो अब तो क्लियर हो गया है कि वो A1 या A2, मेरे ख्याल में A2। अब वो डिपेंड करता है कि A1 आप किसको मान रहे हैं, हम और आप भी A3 A4 हो जाएंगे, क्योंकि मैं आनंद हूं, आप अजय हैं। तो वो A1 A2 में मैं A3 हूं कि आप A3 हैं, नहीं, टेक्निकली AN AJ, आप A3 होंगे, क्योंकि AJ विल कम बिफोर, अजय विल कम बिफोर देन आनंद। और उसमें A1 जो है वो दुनिया के सबसे बड़े वाले हो जाएंगे, क्योंकि वो ए के बाद अल्फाबेटिकली चाहिए तो डी पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो A1 A2 में से खास करके A1 को फायदा दिलाने के लिए वो तीनों कानून थे। एक भाई साहब को सारे सिलोस दिए जा रहे थे। आप मैं मतलब फिर से वो डाइवर्जन हो जाएगा। जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन्स हैं उसमें आजकल लॉ चेंज किया जा रहा है जिससे उनको फायदा हो। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा था कि जिससे ये भाई साहब एक व्यक्ति को इसका सारा फायदा मिले। तो एमएसपी की बात, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है सरकार की बात में मेरिट है, बट प्लीज डिस्कस इट आउट। पार्लियामेंट और किस लिए होती है, लोकसभा और किस लिए होती है, आप बात करिए। आप उसको पार्लियामेंट में ही नहीं करिए, बाहर भी कहिए, व्हाइट पेपर कहिए लोगों से दें इसके वो कैसे प्रैक्टिकल है। एक तो ये रही बात। दूसरी, चूंकि आपने किसान की बात कही कि आप उसमें आगे प्रश्न पूछेंगे, इसलिए मैं उस बात पे नहीं आ रहा हूं कि जो बिरला जी किस तरह से उसको स्कटल करना चाहते थे। लेकिन मेरे हिसाब से एमएसपी पे अगर सरकार का कुछ है तो उसको लाइए ना, अपना पक्ष दीजिए और उनसे कहिए अपना पक्ष दो। अजय जी जी। मैं अब बस आखिरी प्रश्न पर आ रहा हूँ। ये मैंने कल आपका प्रोग्राम देखा था आनंद, शायद थर्ड आई, उसमें आपने इसका जिक्र भी किया था। ये थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर है, मतलब जो घटना हुई वो तो अलग बात है, वो किस तरह से ओम बिरला जी वहां पे जो क्वेश्चनिंग कर रहे थे राहुल गांधी की कि इनको बेचारा मत बोलिए। अब दर्शकों को बता दूं, कल ये सारे पत्रकार जो पार्लियामेंट में गए थे, इनको ओम बिरला जी के कहने पर एक कंटेनर में इन लोगों को कहा कि आप लोग यहीं रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे, जो एमपीज आते हैं उनसे वहां आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। अब इसके पीछे की कहानी आनंद आपको ज्यादा पता होगी कि ये क्यों किया गया ऐसा। बाद में इन्हें शायद रात में ये मीटिंग वगैरह हुई और ये विड्रॉ भी कर लिया उन्होंने नोटिस। तो इस बारे में मतलब देखने में एज अ व्यूअर ये बहुत ही खराब लग रहा था कि ऐसा भी हमारे देश में हो सकता है कि पत्रकारों को एक कमरे में आप बंद कर दीजिए। शायद ये पहली बार हुआ है हमारे देश में। आनंद अजय मैं बहुत स्पष्ट हूं। पहली चीज तो ये बता दूं, जो मेरी समझ है और जो जो मेरी जितनी सूचना है, ये हुआ क्यों। कुछ किसान का प्रतिनिधि मंडल था, कोई 2000 किसान नहीं, वो 15 16 18 किसान राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा ये बिल्कुल मिलिए मुझसे। और जब उन्होंने इच्छा जाहिर की, उस समय तक राहुल गांधी को मकान नहीं मिला था, ये भी याद रखिएगा। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही हैज बीन अलॉटेड अ ऑफिस इन पार्लियामेंट। ही हैज अ ऑफिस इन पार्लियामेंट। जैसे कांग्रेस पार्टी का तो एक अलग दफ्तर है, लेकिन कांग्रेस, इनका एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक ऑफिस है पार्लियामेंट, बड़ा ऑफिस है। तो भाई आदमी क्या कहेगा। आप मान लीजिए मेरे घर में एक कमरे के घर में मैं रहता हूं और आप एक कमरे के घर, आपसे कोई कहेंगे तो आप कहेंगे ऑफिस में आ जाना। इनके पास तो घर भी नहीं था तब तक अलॉट हुआ था। खैर ये हुआ कि ऑफिस में मुलाकात होगी। तो ये जब किसान आए तो इनको आने से मना कर दिया गया। और ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि किसके कहने और किसके उस पर मना किया गया, ये सबको पता है, उसको फिर से रिपीट क्या करें। जब मना कर दिया गया तो राहुल गांधी 1 घंटे तक लोग खड़े रहे बाहर। राहुल गांधी को पता लगा तो वो पत्रकारों, भाई पत्रकार वहीं घूमते रहते हैं बाहर, मकर जो गेट है, उनको लेके बाहर चले गए। अब ये सड़क पे खड़े हो गए। तो जो अब इसको जो भी मैनेज कर रहा था, जो बीजेपी की वो पूरी टीम है ना जो एक मैनेज कर रही थी, उसको लगा ये तो ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आने में तो फिर भी रिस्ट्रिक्शन है कि फलाना पत्रकार आ सकता है, फलाना नहीं आ सकता है, जिसके पास ये वो है पास
बाहर तो सब पत्रकार, कोई भी आ सकता है। अब इनको लगा ये बाहर अगर खड़े हो जाएंगे तो यहां तो अगर आप 30 लोगों को रोक से बात नहीं करने देना चाह रहे तो वहां तो 300 हो जाएंगे। तो इनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हम अब परमिशन दे रहे हैं, अंदर आइए अंदर आइए अंदर आइए। तो ये हुआ कि चलिए अंदर भी नहीं। उस प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से बात की। राहुल गांधी कोई सरकार तो है नहीं, भाई बात सुना, उन्होंने कहा हम आपकी बात उठाएंगे, आपकी बात से कन्विंस है। और जब उनको बाहर छोड़ने आए तो कस्टमरी है, आपने एक फोटो खिंचवाई। फोटो खिंचवा के वहां पे उनसे प्रश्न पूछे इन पत्रकारों ने। उन किसानों ने 2-3 ने अपना जवाब दिए। उसमें से मैंने जितना सुना, अब हो सकता है ओम प्रकाश अरे ओम बिरला जी के पास कोई वो, मैंने जितना सुना उसमें से किसी ने नहीं कहा कि मैं राष्ट्रपति भवन मेरे नाम से लिख दो, किसी ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी मुझे दे दो, किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी का प्रेसिडेंट मुझे बना दो, उसमें से किसी ने नहीं कहा कि मेरे घर में आप ये वाला मुझे 2 बीघा जमीन दे दो। उसपे जो मैंने जितने लोगों को सुना, उन्होंने कहा कि साहब किसानों की समस्याएं हैं, एमएसपी की समस्या है, उस पर हम लोग बात करना है, उसको ये करना है। उन्होंने ये जनरल बातें कही। उसमें से कोई किसी ने गाली गलौज नहीं की, किसी ने असंवैधानिक बात नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि संविधान का ये संशोधन कर दो, किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ पे क्या बना दो क्या नहीं बना दो। वो कह के निकल गए। अब ये हुआ कि इनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। अब दिमाग चलने लगा वहां, कैसे ठीक किया जाए। तो इन पत्रकारों को जब ये करके तो फ्राइडे को हो गया था। मंडे को कल की सुबह जब पहुंचे तो 10 बजे कहा गया कि अंदर नहीं जा सकते, बस इस पिंजड़े में घुस जाओ। आते ये लोग इस पिंजड़े में घुस गए। मैं उसके बाद का मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं कह दूं, मैंने आज किया भी है उस पर शो अलग से। जब ये पिंजड़े में घुस गए तो ये वहां बैठे हुए थे चुपचाप। तो आपको क्यों नहीं कोई दर्द हो रहा था? देखिए, अब इसके 3 पक्ष। एक पक्ष यह है कि जब राहुल गांधी ने इनकी बात उठाई तो इनकी बात नेशनल मीडिया नहीं बोल रहा हूं, नेशनली लोगों को पता लगी थ्रू सोशल मीडिया। आपने जब तक राहुल गांधी नहीं बोले थे, क्या आपने ये बात सुनी थी टीवी मीडिया पे? क्या इस पे कोई विमर्श हो रहा था? राहुल गांधी ने इस बात को उठाया और पूरी मुस्तैदी से उठाया। और उस समय फिर उनको बुरा लगा। और मन में अगर आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ओम बिरला जी के जो मन में गुस्सा था ना, जैसे मान लीजिए मेरा आपका झगड़ा हो तो आप किसी दिन मुझे अगर पानी नहीं पूछे, मैं आपके घर आया था, आपने एक लड्डू अकेले खा लिया था, मुझे लड्डू नहीं दिया था, तो मेरे मन का गुस्सा होगा, मतलब उस दिन में लड्डू, आप एक ही लड्डू तो मुझे खाना था क्या? तो वो गुस्सा ओम बिरला जी का वहां निकल आया जब राहुल गांधी उनसे कहने लगे अबाउट दिस इंसिडेंट कि भाई आप इन लोग पत्रकारों को है, और वो बेचारा, तुमको उन्होंने कहा बेचारा मत बोलिए बेचारा, तो उन्होंने कहा नॉन बेचारा। वो तो अब चिढ़ाने वाले होने लगे, नॉन बेचारा। तो आप उनको उनसे क्यों नहीं? और उस समय उन्होंने किसान की बात, अगर मैं इसलिए कह दूं, बिरला जी का कहना यह था कि किसानों ने अंदर आके बाइट कैसे दी, ये परंपराओं के अगेंस्ट है। जब तुम अभिनेत्री और अभिनेताओं को बुला के वहां बाइट दिलवाते हो तब वो परंपरा नहीं है। मतलब ये बिरला जी के स्कीम ऑफ थिंग्स में मेरे लिए कोई भी किसान मेरे लिए इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीवन। वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर भी हो, वो मैं नाम लेके बोला, अगर दिलीप कुमार साहब भी आ जाएं और एक किसान आ जाए तो मेरे लिए किसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस समय के लोगों का क्या नाम लूं? और दिलीप कुमार से बड़ा मेरे हिसाब से कोई एक्टर भारतीय सिनेमा में नहीं हुआ। एक्टर की बात कर, फिल्म मेकर के रूप में मैं राज कपूर को मानूंगा कि राज कपूर से बड़ा कोई फिल्म मेकर नहीं हुआ। खैर, कमिंग बैक टू द मेजर थिंग इज, जब ये बात हो गई तो बात मामला बना। उसके बाद राहुल गांधी भी मिलने गए, अखिलेश यादव मिलने गए, प्रियंका चतुर्वेदी मिलने गई, डेरेक ओबरायन, सब ऑपोजिशन के लोग गए। क्या एक बीजेपी का व्यक्ति गया वहां? एक, नो वन। अब कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, असल में क्या हुआ, उन्होंने किरण रिजिजू का भी बहिष्कार कर दिया। जब किरण रिजिजू जी का बहिष्कार कर दिया, अरे किरण रिजिजू जी की बीजेपी में क्या यह हैसियत है कि उनके बहिष्कार से पूरा हिल गया मामला और फिर वो हो गया? खैर, जब ये पता था बिल्कुल स्पष्ट कि ये मामला ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और मैं इसमें राहुल गांधी को मुख्य रूप से पार्लियामेंट में वो 234 ऑपोजिशन जो एमपीज है उनकी ताकत, ये सब कुछ काम की। लेकिन अजय, मेरा एक और इसमें है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे हरदम ये लगता है ये कभी कहा नहीं जाएगा।
हरदम कहा जाएगा कि 234 का ऑपोजिशन, राहुल गांधी का वो, बिरला जी का वो, इसमें मेरे हिसाब से एक बड़ा रोल सोशल मीडिया ने निभाया। राहुल गांधी ने कहा नहीं और अगले 1 घंटे में, उस कल शाम का शो मैंने इसमें किया था, जैसा आपने कहा कि कल आपने उसमें, तो जब शाम का मैं शो कर रहा था तो मेरे लिए सबसे अहम था। पेपर तो आज सुबह छपा है, लेकिन कल सोशल मीडिया ने ही इसको देश के कोने कोने में पहुंचा दिया था, और वो जो प्रेशर बना था उसकी वजह से था। मैं इसको क्यों कह रहा हूं, उसका एक कारण है। आपने क्या कभी देखा है कि जो देश का जो सो कॉल्ड मीडिया के बड़े बड़े वो हैं, जो हेलीकॉप्टर में जो एंकर लोग चलते हैं, जो पत्रकार हेलीकॉप्टर हायर करके चलते हैं, उन्होंने कभी सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्रहार हुआ हो उसमें से एक आदमी भी खड़े होते हुए आपने देखा है? एक व्यक्ति को भी देखा है कि आपने खड़ा हुआ है? लेकिन मुझे लगता है यही पत्रकारिता है। किसको क्या मिला से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अगर उसके अभिव्यक्ति पे कहीं अगर कुछ हो रहा है तो बिना ये सोचे कि उन्होंने क्या किया था, क्योंकि दिल्ली के मीडिया और गोदी मीडिया और जो गोदी पत्रकारों, उन लोगों से को आज छोटे मीडिया हाउस से सोशल मीडिया की तरफ देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसको कहते हैं ना, उस दिन अभिषेक, माहौल बदल रहा है। अजय जी जी आनंद, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के अगेंस्ट भी एक मुहिम सी छिड़ रही है। एक ब्रॉडकास्टिंग बिल कुछ सुन रहे हैं आएगा, जहां मेरे आपके जैसे यूट्यूबर्स के ऊपर भी शायद अंकुश लग सकता है। खैर एनीवे, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इंटरेस्टिंग टाइम्स, और बजट सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से काफी कुछ आना बाकी है। थैंक यू सो मच आनंद। यस, थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू।